सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन बिहार 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या यह 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दृष्टि आईएएस का टेस्ट कोड 2104 बुकलेट सीरीज डी है। इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उसमें 90 तक करा दिया गया था। 90 के बाद से यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है? भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला। मधुबनी चित्रकला को, भागलपुर रेशम को, सिक्की घास शिल्प को, दर्जालू आम को। किसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है बताइए। मधुबनी चित्रकला को मिल गया है, जर्दालू आम को मिल गया है, भागलपुर के रेशम को और सिक्की घास को। तो यहाँ पर आपको भागलपुर रेशम, सिक्की घास, जर्दालू आम्र और मधुबनी चित्रकला सभी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिल चुका है। क्वेश्चन बोला नहीं मिला है, यानी कि इस ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका विस्तार देख लीजिए। एक भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का प्रयोग ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है और इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताओं एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। बिहार के कुछ पंजीकृत भौगोलिक संकेतक मधुबनी चित्रकला, भागलपुर रेशम, बिहार के सिक्की घास शिल्प, जर्दालू आम हैं। ठीक है। 91 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन ब्लू चिप कंपनी को सुपरिभाषित करता है? ब्लू चिप कंपनी को कौन सुपरिभाषित करता है? 100 से कम लोगों को रोजगार देने वाले स्टार्टअप है, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, अर्धचालक विनिर्माण कंपनियां, अपने क्षेत्र एक अग्रणी पंजीकृत कंपनी। ब्लू चिप कंपनी को सुपरिभाषित करता है, तो इसका वो आंसर डी दे रहा है। चलिए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्लू चिप कंपनी प्रसिद्ध स्थापित और पूंजीकृत कंपनी होती है। याद रखिए, ब्लू चिप जो कंपनी है प्रसिद्ध स्थापित और पूंजीकृत कंपनी होती है। इस कंपनी को अपने क्षेत्र की एक प्रमुख पूंजी प्राप्त अग्रणी कंपनी माना जाता है। ये पूंजी प्राप्त अग्रणी कंपनी होती है जो प्रमुख वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करती है। ब्लू चिप कंपनियां आमतौर पर अपने निरंतर राजस्व और समय के साथ स्थिर विकास के कारण आर्थिक मंदी के दौरान बचे रहने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहती है। यानी कि आर्थिक मंदी से बचे रहने के लिए अपना तैयारी करके रखती है। क्वेश्चन नंबर अब 92 देख लीजिए। स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स शेयर सूचकांक। स्टेट टाइम्स इंडेक्स शेयर सूचकांक ये किसका है सूचकांक? तो सिंगापुर का है। स्टेट टाइम्स इंडेक्स शेयर सूचकांक किसका है? तो सिंगापुर का। 93 देखिए। बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिले कौन से हैं? तो रोहतास और पूर्णिया। रोहतास में उच्चतम साक्षरता है और पूर्णिया में न्यूनतम। बैंक रन संदर्भ करता है। बैंक रन क्या संदर्भित करता है? अधिक गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले बैंक को या फिर बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंकों से जमा राशि निकालने को। आंसर क्या होगा? बी। बैंक रन से क्या समझते हैं? तो बड़ी संख्या में ग्राहक द्वारा बैंक से जमा धनराशि को निकालने को, मतलब ग्राहक का जो पैसा बैंक में रखा हुआ है और बड़ी संख्या में जाकर के वहाँ से पैसा धनराशि को निकालना, ये बैंक रन कहलाता है। 95 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो बिहार औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण 1974 अधिनियम 1974 द्वारा स्थापित किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। 96 देखिए। निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है?
15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह हैं। ठीक है, NK सिंह 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है। और 15वां जो वित्त आयोग है वो कब तक रहेगा, तो 2026 तक, 2026 तक रहेगा। 1 साल बढ़ा दिया गया था इसके कार्यकाल। 97 देख लीजिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1968, ये सुमेलित नहीं है। आंसर क्या होगा, C। भारतीय लघु विकास उद्योग 1990। एक बार इसका विस्तार में देख लीजिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है। दूसरा देखिए, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय बम्बई व महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारतीय लघु विकास बैंक SIDBI की स्थापना 1990 में की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। SIDBI का लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन C में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वहाँ पे 1948 दे रहा था, लेकिन इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और बाकी सारा ऑप्शन सही था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहेगी, ये ध्यान रखिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो SIDBI है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। मुख्यालय कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान रखिए। और बाकी ध्यान तो सारी बात को रखना है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। निम्नलिखित में से 98, निम्नलिखित में से कौन सी दर 2001 से 2011 की अवधि के लिए बेहतर के लिए बिहार की दशक की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाती है। जनसंख्या वृद्धि को दर्शाती है दशक की वृद्धि 25.07%। बिहार की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाती है 25.07% है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, 22 जुलाई 1982 को। आंसर आपका D हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। सांविधिक तरलता अनुपात SLR में वाणिज्य बैंक को सकल जमाओं का कुछ अनुपात अपने पास रखना होता है। एक ASLR होता है और CRR होता है। ठीक है, तो सांविधिक तरलता अनुपात जो ASLR है में वाणिज्य बैंक को सकल जमाओं का कुछ अनुपात अपने पास रखना होता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है। ये भी सही है, A भी सही है, B भी सही है। ASLR में वृद्धि अर्थव्यवस्था में तरलता को घटाती है। ठीक है, ये भी सही है। वाणिज्य बैंक अपने जमाओं को स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है। तो आंसर क्या होगा, 1 से अधिक, तो E हो गया। विस्तार देख लीजिए। सांविधिक तरलता अनुपात में वाणिज्य बैंकों को अपने कुल जमा के बदले कुछ अनुपात तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्ण व सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है। ASLR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रभाव में कमी आती है। वर्तमान में ASLR का अनुपात 18.75%। याद रखिए, ASLR में क्या करता है, वाणिज्य बैंक कुछ पैसा अपने जमा राशि का कुछ पैसा अपने पास रखना अनिवार्य होता है। और कुछ पैसा से के अलावा जो भी पैसा है उससे लोन और बाकी जो भी बैंकिंग का कार्य है वो कर सकती है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक RBI को ऋण देता है। वाणिज्य बैंक RBI को ऋण देता है। वर्तमान में इसकी दर 5.15% है, इसलिए कथन 2 गलत है। एक मिनट, तो विकल्प A सही होगा। यहाँ ऑप्शन में दे रहा है E और A सही बता रहा है।
हाँ, यहाँ पे सुधार थोड़ा कर लीजिएगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे, रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाता है। वाणिज्य बैंक को ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है, वाणिज्य बैंक देता है ऋण। वाणिज्य बैंक अपना पैसा किसको देता है? आरबीआई को। वाणिज्य बैंक को क्या मिलता है? तो ब्याज। तो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई को वाणिज्य बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है, यानी फिर ये जो को है इस जगह पे आ जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई पैसा देगा किसको? वाणिज्य बैंक को। किसी खास इंटरेस्ट पे आरबीआई पैसा देगा किसको? वाणिज्य बैंक को। रिवर्स में क्या होगा? इसका उलट हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। वाणिज्य बैंक अपना पैसा कहाँ रखेगा? आरबीआई के पास। वाणिज्य बैंक को क्या मिलेगा? ब्याज। तो ये है रिवर्स रेपो रेट, तो इसलिए बी गलत है यहाँ पे है। फिर आगे यहाँ पर देख लीजिए, एसएलआर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में तरलता को घटाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी केवल गलत है, ए भी सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे सी भी सही है। और स्वर्ण एवं सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकती है। यहाँ पे आंसर ई होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और दे रहा है और जो आंसर की है वहाँ पे आंसर कुछ ई है, और सॉल्यूशन में जो ऑप्शन है आंसर सॉल्यूशन जो है जो विस्तार से दिया गया वहाँ ई भी है और ए भी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। तो यहाँ पे एक से अधिक होगा आंसर। ठीक है, बाकी आप एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जितने सारे टर्म्स हैं सारे टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। बेसल समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? 101 देख लीजिए, बेसल समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बेसल बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेसल समझौता बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित रखता है। यह संधियों का एक समूह है जिससे बैंकों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इसमें वित्तीय संस्थाओं के जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? भागलपुर, अरवल, पटना, कैमूर। तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? पटना, क्योंकि पटना में सारी जनसंख्या आबादी ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी, कौन सा समिति? चेलैया, बीके चतुर्वेदी समिति, रंगराजन समिति, उर्जित पटेल समिति। तो यहाँ एक से अधिक आंसर होगा तो ई हो गया। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा उर्जित पटेल की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया था। चेलैया समिति का संबंध कर सुधार, रंगराजन समिति का संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बचत और निवेश का आकलन करना, बीके चतुर्वेदी का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति को समीक्षा करने से है। सारा समिति को ध्यान में रखिए। तो उर्जित पटेल, यहाँ पे आंसर उर्जित पटेल वाला होगा, ऑप्शन डी वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उर्जित पटेल समिति। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी, तो ये क्या होगा? उर्जित पटेल समिति। बाकी चेलैया समिति, बीके चतुर्वेदी समिति, रंगराजन समिति, सारे समिति किससे संबंधित है ये ध्यान में रखिए। एक बार फिर से यहाँ पे आपको बता देते हैं। चेलैया समिति कर संबंध सुधार से है। रंगराजन समिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बचत और निवेश के आकलन करने से है। बीके चतुर्वेदी समिति का संबंध सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? उर्जित पटेल समिति मौद्रिक फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने से संबंधित है। 104 देख लीजिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड आदि का पंजीकरण करना, निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य मध्यस्थों की जांच एवं उनकी लेखा परीक्षा करना, विभिन्न शुल्कों की वसूली करना। क्या आंसर होगा? देखिए इसका विस्तार। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। याद रखिए, सेबी की स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी का कार्य क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, अंडर राइट्स एजेंटों आदि का पंजीकरण करना। तो ऑप्शन 1 सही है। निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहित करना और स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य मध्यस्थों की जांच एवं उनका लेखा परीक्षण करना, विभिन्न शुल्कों की वसूली करना, उनके कार्यों को संपन्न करना जो उन्हें सौंपे जाएं। तो ये सारा यहाँ पे उसका कार्य होगा। तो ये चारों आपका कार्य है किसका? सेबी का। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 1 से अधिक ई। तो ये चारों कार्य को याद रखिए। स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड आदि का पंजीकरण करना, निवेश शिक्षा को प्रोत्साहित करना, स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य मध्यस्थों की जांच एवं उनका लेखा परीक्षा करना, विभिन्न शुल्कों की वसूली करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में कौन सी मदें शामिल है? फॉरेक्स रिजर्व में कौन सी मदें शामिल हैं? स्वर्ण भी है, विदेशी मुद्रा भी, एसडीआर भी है, आरक्षित भंडार भी है। ऑप्शन क्या हो गया? ई। 105 का ई। तो विदेशी मुद्रा भंडार, इसका विस्तार देखिए। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में निम्नलिखित मदें शामिल है: सोना, विदेशी मुद्रा, एसडीआर और आईएमएफ में आरक्षित भंडार। इसलिए यहाँ ऑप्शन में सब आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ। ठीक है। 107 देखिए। भारत में वस्तु एवं सेवा का जीएसटी कब लागू हुआ है? जीएसटी कब लागू हुआ है? 2017 में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है जीएसटी। एंजल टैक्स के संदर्भ में कौन सा सही है? एंजल टैक्स के संदर्भ में कौन सा सही है? एंजल टैक्स उन देशों पर लगाया जाता है जो ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन करते हैं। नहीं, ये गलत है। एंजल टैक्स आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है, ये भी गलत है। एंजल टैक्स उन नए निवेशकों पर लगाया जाता है जो शेयर की अतिरिक्त कीमत से आय अर्जित करते हैं, ये सही है। एंजल टैक्स जैसे में कोई स्टार्टअप शुरू करने जा रहा है, उसके पास पूंजी की कमी है, तो कोई जो निवेशक हैं उस स्टार्टअप में पैसा लगा देता है, ये है एंजल। और सरकार क्या करती है? एक टैक्स लगाती है जिसको एंजल टैक्स कहते हैं। एंजल किसे माना गया है? तो एंजल निवेशक को माना गया है जो स्टार्टअप में पैसा लगा रही है, अतिरिक्त पैसा लगा रही है। ठीक है, तो ये आंसर इसका सी हो गया। 109 देख लीजिए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 110 देख लीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार का है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का जनसंख्या यहाँ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, बिहार का, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। 111 देखिए। राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? तो 2011-12 आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना 2011-12 के आधार वर्ष पर की जाती है। और 11-12 के आधार पर जो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उसको रियल कहा जाता है। रियल और नॉमिनल। रियल शब्द यानी वास्तविक जो राष्ट्रीय आय की या फिर जीडीपी की गणना होगी तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बताया गया होगा। रियल यानी कि जो आधार वर्ष पर, नॉमिनल जो वर्तमान मूल्य पर गणना की जाती है। 112 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गई थी?
किसके लिए की गई थी? तो असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए की गई थी, महिलाओं के लिए नहीं, वृद्धों बच्चों के लिए नहीं, संगठित क्षेत्रों के लिए नहीं, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में चर्चा रहा नज सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? नज सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतरिक्ष विज्ञान से नहीं, रोबोटिक्स से नहीं, पर्यावरण से नहीं, अर्थशास्त्र से। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम लोग अर्थशास्त्र का क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो संभावना अर्थशास्त्र से संबंधित है। वैसा मतलब ये एक तुक्का कहने का अर्थ लगाया गया है। तो नज सिद्धांत अर्थशास्त्र से संबंधित है, याद रखिए। नज सिद्धांत का विस्तार देख लीजिए। नज सिद्धांत का संबंध अर्थशास्त्र से है। नज सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर्ड थेलर और कैश सनस्टीन ने किया था। इस सिद्धांत के तहत व्यक्ति या समूह को किसी विषय के संदर्भ में मानसिक बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन नज सिद्धांत पर ही आधारित है। नज सिद्धांत में क्या होता है? मानसिक बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है। किसको? तो व्यक्ति को। और किसको? व्यक्ति और समूहों को, जिससे लोगों में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। तो नज सिद्धांत किससे संबंधित? अर्थशास्त्र से। प्रतिपादन कौन किया था? रिचर्ड थेलर। और कौन? कैश सनस्टीन ने। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता, द्वितीय महालनोबिस मॉडल, चतुर्थ पंचवर्षीय गाडगिल मॉडल, पंचम पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल। बताइए कौन सा सही सुमेलित है? इसका आंसर आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम 115 नंबर क्वेश्चन अब चलते हैं। चलिए बता देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। 1 अप्रैल 1951 में की गई थी इसकी शुरुआत। यह योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी। आगे देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह योजना 1956 से 61 तक चली है। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत भारी उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। भारी उद्योग को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, यह योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित है। डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य फोकस स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्राप्त करना था। पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 69 तक, यह योजना डीपी धार मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। क्वेश्चन के पास चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर, चतुर्थ गाडगिल मॉडल पर सही है। पर पंचम पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ये चारों सही, इसलिए आंसर क्या हो गया? ई। तो इसको ध्यान में रखिए। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सक्षम परियोजना किससे संबंधित है? सक्षम परियोजना किससे संबंधित है? नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है सक्षम परियोजना। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। सक्षम परियोजना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम (CBIC) का नया अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क सिस्टम इंटीग्रेशन है। यह परियोजना वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क कोड को मजबूत करेगा। सक्षम परियोजना का निम्नलिखित उद्देश्य है, देख लीजिए। वस्तु एवं सेवा कर के साथ CBIC IT प्रणालियों का एकीकरण करना। फैसिलिटेटिंग ट्रेड के लिए भारतीय सीमा शुल्क का सिंगल खिड़की इंटरफेस का विस्तार करना।
डिजिटल इंडिया और CBIC के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अन्य करदाता के अनुकूल पहल करना। ठीक है, तो सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कौन सा है? उज्ज्वला योजना, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जनश्री बीमा योजना, सभी। आंसर ई हो गया। किसी देश की आर्थिक, यहाँ पर देख लीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या होता है? यह योजना सस्ती दरों पर LED वितरण से संबंधित है, उज्ज्वला योजना। आम आदमी बीमा योजना, यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह एक जीवन बीमा योजना है। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, 2015 में की गई थी जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत अंशदाताओं को मात्र 323 रुपया वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपये का मृत्यु होने की जीवन बीमा प्राप्त होगा। 330 रुपया दीजिए एक साल में, जब आपकी डेथ होगी तो 2 लाख रुपये मृत्यु होने पर जीवन बीमा प्राप्त होगा। जन श्री बीमा योजना, यह योजना गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। ठीक है, जन श्री बीमा योजना 2000 में शुरू की गई थी, 2000 में। और फिर यहाँ पर ग्राम ज्योति बीमा योजना 2015 में शुरू की गई थी, 19 मई को। कितना प्रीमियम है? 330 रुपये प्रीमियम। कितने लाख का बीमा है? 2 लाख का मृत्यु होने पर। फिर उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना सस्ती दरों पर LED वितरण। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई थी? CSO की स्थापना कब की गई थी बताइए? 1951 में CSO की स्थापना की गई थी। 1951 CSO की स्थापना की गई थी 1951 में। 2 मई 1951 को, 2 मई 1951 को CSO की स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO। राष्ट्रीय आय की गणना 2011-12 के आधार वर्ष पर होती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों तीनों को शामिल किया जाता है गणना के दौरान। राष्ट्रीय आय की गणना में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों तीनों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 देख लीजिए अब, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मेल्ट डाउन कहते हैं। मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन हो गया शेयर बाजार का गिरना, मेल्ट डाउन कहा जाता है। ठीक है, स्टॉक शेयर का गिरना मेल्ट डाउन कहा जाता है। तो वही बता रहा है, जब प्रतिभूति एवं बंध पत्रों की गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मेल्ट डाउन कहते हैं। इसलिए आंसर इसका ए ही होगा और विशेष ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर ए है। फिर भी आप देख लीजिए, जब आर्थिक क्रियाओं में ह्रास होना हो, जब आर्थिक क्रियाओं में ह्रास माना जाता है तो उसे मंदी कहा जाता है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे स्लो डाउन कहा जाता है। उत्पाद में गिरावट, ये गलत हो गया। जब अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं में CB हो जाएगा, C वाला जो है वो B आपका आंसर होगा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका A होगा। चलिए एक बार विस्तार देख लेते हैं। यहाँ पे अभी 3 टर्म को पकड़ना है, समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेल्ट डाउन, जब किसी अर्थव्यवस्था में प्रतिभूति एवं बंध पत्रों में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मेल्ट डाउन करते हैं, यानी कि शेयर बाजार का गिरना, मेल्ट डाउन, ऐसा समझ लीजिए। प्रतिभूति एवं बंध पत्रों में गिरावट दर्ज होना। दूसरा देखिए, जब अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में गिरावट दर्ज की जाती है, यानी कि GDP में गिरावट दर्ज की जाएगी तो उसे आर्थिक मंदी, रिसेशन कहते हैं। आर्थिक मंदी किसे कहते हैं? GDP कम होना, GDP में गिरावट दर्ज करना आर्थिक मंदी कहलाएगी। जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में ह्रास होता है तो उसे स्लो डाउन कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं में ह्रास होने लगता है तो उसे स्लो डाउन कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं में ह्रास को स्लो डाउन कहते हैं। ये तीनों टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, याद रखिए, ध्यान रखिए। ह्रास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? ह्रास सूचकांक तो विश्व बैंक के द्वारा ह्रास सूचकांक विकसित किया जाता है। विश्व बैंक के द्वारा ह्रास सूचकांक विकसित जाता है। ह्रास सूचकांक विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। विश्व बैंक नई प्रणालियों का उपयोग करके किसी देश के धन को मापता है। इन नई प्रणालियों में संपत्ति का उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन शामिल है।
हरा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया था। इसमें क्या क्या शामिल है? संपत्ति का उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन, मानव विकास भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 के ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत की गई थी। वर्तमान में इसमें 189 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। IMF का यह सदस्य देशों का भुगतान संतुलन बनाए रखने के अल्पकालिक रूप प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में समझिए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी, ये भी याद रखिए। ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत की गई थी, ये भी याद रखिए। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ये भी याद रखिए। वर्तमान में 189 देश हैं, ये भी याद रखिए। यह सदस्य देशों का आर्थिक विकास है तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। IMF अल्पकालिक ऋण और विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है सदस्य देशों को। खाद्य एवं कृषि संगठन FPO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। पूरे विश्व में भूखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करती है। भूखमरी को समाप्त करने के लिए यह काम करती है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय रोम में। और रोम कहाँ है? इटली में। रोम कहाँ है? इटली में। मुख्यालय रोम में है। किसका? FPO का 1945 में गठन किया गया था। और विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? 1945 में। IMF का गठन कब हुआ था? तो ये भी 1945 में। ठीक है, हरा सूचकांक कौन निकालता है? तो विश्व बैंक। हरा सूचकांक में कितनी प्रणालियाँ शामिल हैं? तो वह है संपत्ति का उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन, मानव विकास शामिल है। IMF में कितने सदस्य देश है? 189। वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य देश है? 189। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब अगला देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? लोगों की बड़ी संख्या में बेरोजगार रहना, श्रमिकों की उत्पादकता नीचे रहती है, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होते हैं, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये हो गया आंसर। क्या हो गया इसका? डी। आंसर डी हो गया। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी डिस्गाइज इन अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ है किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम में लगे होते हैं, परंतु वास्तविकता में उस कार्य में इतने श्रमिक की जरूरत नहीं होती है। यदि कुछ श्रमिकों को उस काम से बाहर निकाल दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब काम है 10 लोगों का और उसी में लगा हुआ है 15 लोग, तो 5 लोग तो अनुत्पादक है ना। अगर 5 लोगों को हटा भी दिया जाए तो काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की बेरोजगारी, ये जो 5 लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार है। अर्थात श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन जोआन रॉबिन्सन ने किया था। जोआन रॉबिन्सन द्वारा 1936 में किया गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक देखी जाती है। कृषि क्षेत्र में अधिक देखी जाती है। एक खेत में काम है 2 लोगों का, 3 लोगों का, वहाँ पे लगे हैं 10 लोग, तो और जो बाकी लोग हैं 7 लोग, 5 लोग, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। ठीक है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अमृत जो है शहरों में मूलभूत संरचना सुधार से, ये सही है। उदय विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण से है। उदय डिस्कॉम से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल से, ये गलत है। हृदय विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, हृदय। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। विस्तार देख लीजिए। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। अमृत का फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत योजना की शुरुआत जून 2015 में की गई थी। अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी रूपांतरण एवं पुनर्द्वार करना है, शहर को परिवर्तन करना है, अर्थात शहरों में मूलभूत संरचना का विकास करना, विस्तार करना है। यह योजना 1 लाख से या उससे अधिक की जनसंख्या वाले 500 शहरों कस्बों को क्रियान्वित किया जा रहा है। 500 शहर को चुना गया है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को। डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जो उदय है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई थी। इसका अर्थ है कर्ज में डूबे बिजली कंपनी वितरण को कर्ज से निजात दिलाना है। अर्थात बिजली वितरण कंपनी कौन सा है? डिस्कॉम। डिस्कॉम क्या करती है? बिजली वितरण करती है। अर्थात बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण करना है। ठीक है, आगे देखिए। स्वच्छ भारत मिशन, घर समाज देश में स्वच्छता
को जीवन शैली का अंग बनाने के लिए 2014 में शुरू किया गया था। एक अभियान है स्वच्छ भारत मिशन। इस अभियान में 2 उप अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और शहरी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना, ग्रामीण तथा शहरी परिवारों को शौचालय सुविधा प्रदान करना है। और वहाँ पे ऑप्शन में दे रहा था पेयजल, इसलिए तो स्वच्छ भारत मिशन पेयजल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन वही था, सी वाला। ठीक है, आगे देखिए, धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय। धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन हृदय की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं उनको पुनर्जीवित करना। याद रखिए कब की गई थी हृदय की शुरुआत 2015 में, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में, फिर उसके बाद उज्ज्वल डिस्कॉम जो है उदय की शुरुआत 2016 में और अमृत की शुरुआत भी 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में औसतन कम कैलोरी प्रति व्यक्ति का मानक योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, कितना? ठीक है, गरीबी रेखा में कितना कैलोरी से कम ऊर्जा यदि प्रति व्यक्ति को मिलेगा तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। ये योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। 2700, 2500, 2400, 2100 बताइए। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो लास्ट वीडियो होगा सेट नंबर 4 का। वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, समझिए। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इस सारे सेट का PDF उपलब्ध है। PDF को डाउनलोड कीजिए, आप सेट खुद से लगाइए। सेट लगाने के बाद सॉल्यूशन के लिए आप हमारे वीडियो को फॉलो कर लीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।